ए पॉइंट पर y का y एक्सिस पे लेवल क्या है y1, क्योंकि इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट y1 है तो हम समझ सकते हैं कि इसके समानांतर यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस जा रहा है, तो y एक्सिस पर क्या लेवल है y1। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन से को हम एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा y2 वो यहाँ पर भी होगा y2। तो ऊपर वाला पॉइंट हुआ y1, नीचे वाला पॉइंट हुआ y2। बड़े में से छोटा हटा देंगे तो गैप आ जाएगा, ये गैप ये वाला गैप है ना y1 माइनस y2, और वो इसके इक्वल है। तो ये कितना आया y1 माइनस y2। अगर ऐसे ही मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है x2। अब मैं x कोऑर्डिनेट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से लेवल चेक कर रही हूँ, ये x2 है ना, और इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या x1, वो हमें कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। तो आगे वाला पॉइंट हुआ x2, पीछे वाला पॉइंट हुआ x1। आगे वाले में से पीछे वाला यानी कि लंबी लेंथ में से छोटी, ये वाली लंबी लेंथ है x2 की, ये वाली छोटी लेंथ है x1 की। अगर x2 में से x1 हटा दो तो ये गैप आ जाएगा आपके पास, वो गैप इसके बराबर भी है, और वो कितना है x2 माइनस x1। सो हमने क्या किया है, इस ट्राइंगल में दो साइड्स निकाल ली हैं। पहली साइड हमारी क्या है y1 माइनस y2 है ना, वो है, और दूसरी साइड जो है हमारी वो है x2 माइनस x1। ये हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो, किसके इक्वल आता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, दिख नहीं रहा ना, सॉरी, ये है, ये हमारा थोड़ा जुगाड़ चल रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब क्लैरिटी है, राइट। अब ये AB डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी AB, लेट मी राइट इट, AB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर मुझे AB स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो AB चाहिए। तो AB निकालने के लिए बाकी क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर आप याद करेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे पहले 1 वाला है, यहाँ पे पहले 2 वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको y1 माइनस y2 लिखा, इसको भी x2 माइनस x1 की जगह पे x1 माइनस x2 लिखो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है ना, तो साइन अगर बदलेगा भी तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताती, सीधा ये बताती, तो भी आपके लिए समझना बहुत आसान था कि x1 माइनस x2 स्क्वायर कर दो, y1 माइनस y2 स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ो, अंडर रूट कर लो। लेकिन कुछ बच्चों को रटना नहीं पसंद है, समझना पसंद है, तो वो भी बता दिया है ना। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पे है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, 2 पॉइंट है 2,3 एंड 1,-1, इनसे जुड़ने वाली जो लाइन है उसका मुझे लेंथ निकालना है लाइन सेगमेंट का। तो आपको पता है आप क्या करेंगे, x वाले उठाएंगे, ये 2 एंड 1 दोनों को क्या करेंगे माइनस। अब आप सोचेंगे पहले कौन सा लें, तो कोई सा भी आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एक पॉइंट चूज़ कर लो। मान लो ये वाला आपने पहले सोचा कि मैं इसको अपना पहला पॉइंट मानता हूँ या मानती हूँ, तो इसी का x वाला उठाया और इस पॉइंट का x वाला उठाया। x वाला यानी कि x कोऑर्डिनेट है ना, ये हमारी थोड़ी देसी लैंग्वेज है कि इसका x वाला माइनस इसका x वाला, फिर क्या कर दी, स्क्वायर कर दिया, प्लस अब इसका y वाला यानी कि y कोऑर्डिनेट जो कि है 3, फिर इसका y कोऑर्डिनेट, ओहो हटा देते हैं इसको, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -1। तो 3 में से हमको क्या माइनस करना है, 1 नहीं, -1। इस बात का साइन का ध्यान रखना, वरना गलती हो जाएगी, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। तो ये अब पूरे पे क्या लगाओगे, अंडर रूट। तो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 2 - 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 3 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करना है। अब अगर आप इसको आगे पीछे भी लिखते तो -4 आता, -4 का स्क्वायर करते तो भी 16 ही आता, अभी भी 16 ही आ रहा है, तो 1 + 16, फाइनल आंसर कितना आया, अंडर रूट 17। ऐसे मत छोड़ना, यूनिट्स ज़रूर लिख देना, यूनिट्स जो भी यूनिट है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जिस भी यूनिट में लेंथ होगी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही हम अगर एरिया निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया।
अब आ गए जी सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन बना है सेक्ट, SECT, सेक्ट। सेक्ट मतलब होता है टुकड़े करना। एक लाइन है AB, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं A और B, इनसे जुड़ने वाली जो लाइन है उसके टुकड़े हो रहे हैं। कौन कर रहा है टुकड़े? ये पॉइंट, जो आपको शायद लग रहा हो कि शायद मिड पॉइंट है, पर ऐसा नहीं है, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है O पॉइंट। तो O पॉइंट क्या कर रहा है? सेक्शन बना रहा है AB के 2 सेक्शन, एक AO और एक OB, है ना। तो पॉइंट डिवाइडिंग, द पॉइंट इज O, पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इन अ रेशो, किसी रेशो में बांट रहे हैं इस लाइन को। यहाँ पे से मतलब कह देते हैं कि वो रेशो क्या है? M:N। वो कुछ भी हो सकता है, रेशो P:Q भी हो सकता है, K:L भी हो सकता है, N:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो रेशो। ब्रैकेट में मैंने इंटरनली शब्द लिखा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंटरनली की जगह एक्सटर्नली वर्ड भी आ सकता है, पर अभी मैं एक्सटर्नली नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी कि उसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। इंटरनली का मतलब है अंदर, नाम से ही पता चल रहा है। पर उस बात का क्या अर्थ है कि ये जो पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, बांट रहा है ना, वो इन दोनों पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन के ऊपर है, अंदर कहीं पे, A और B के बीच में कहीं है। अगर ये O पॉइंट यहाँ कहीं होता, मान लो मैं आपने ये बढ़ाई लाइन और जो पॉइंट O है वो यहाँ ना होकर के यहाँ होता, तो वो लाइन के एक्सटर्नल पॉइंट होता। वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि O पॉइंट AB को इंटरनली यानी कि बीच में से कहीं पे काट रहा है और उसका रेशो क्या है? M:N। अब रेशो का क्या मतलब है कि ये पार्ट अगर M है तो ये पार्ट N है, लेंथ वाइज, है ना। कई बार ऐसे होता है कि ये 2 है, 2:1 रेशो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1:2 रेशो, यानी कि ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से हैं, ऐसे काट रहा है। अब इसके लिए आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं बता दूं। 2 पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन है, एक का है पॉइंट्स x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, दूसरे के हैं x2 y2, बीच वाला जो पॉइंट है x, y उसके कोऑर्डिनेट है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को बता देगा और पूछेगा बताओ क्या रेशो है, फिर आप m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि ये बताएगा, ये बता देगा और बोलेगा कि ये वाला पॉइंट फाइंड करो, या ये वाला पॉइंट फाइंड करो, या ये वाला पॉइंट फाइंड करो। तो ऐसे ही कोई चीज़ मिसिंग होगी। अब उस चीज़ को हमें फाइंड करना होगा यूजिंग अ फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या है? x निकालने का तरीका देखो बहुत इजी है। x क्या है? पहले वाला हिस्सा, 2 पॉइंट में पहले वाला। x वाले पार्ट्स ये रहे, हाईलाइट हो गए, x1 x और x2। अब क्या करोगे? ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे x2 में, क्रिस क्रॉस चलता है, इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से, और n की मल्टीप्लाई करोगे इधर x वाले में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? mx2, m की x2 में कर दी, प्लस n की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? x1 में। तो nx1 अपॉन में क्या करना है? m+n, ख़त्म। तो x निकल जाएगा। ऐसे ही सिंपली y का भी बिल्कुल आराम से वैसे के वैसे कर सकते हो। m लिखो, m की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? y वाले में। तो m के साथ क्या आएगा? y2 प्लस n के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? y1, ये y1 अपॉन में m+n, बस ख़त्म बात। x और y का निकालने का तरीका। लेकिन अगर x y नहीं पूछा है, mn पूछा है, तो क्या करोगे? फिर भी फॉर्मूले यही लिखोगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे, जो मिसिंग है वो फाइंड करोगे। ये क्वेश्चन एक बार देखो फटाफट। यहाँ पे m और n दिया हुआ है ना। यहाँ पे x y पूछा गया है। x y क्या है? वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपकी लाइन को काट रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास कोई लाइन है, ऐसे बना दी 1,2, यहाँ पे बना दी 3,0, है ना। ग्राफ में कहीं पे भी ये लाइन होगी और वो कह रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाओ, ऐसे सिंपली बना सकते हो, क्योंकि 1,2 ये ज़रूरी थोड़ी यहाँ पे होगा, कहीं और हो सकता है। 3,0 यहाँ ज़रूरी नहीं है। आप जब एक्स वाई में प्रॉपर बनाएंगे तो इनकी पोजीशन अलग होंगी। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से ग्राफ में एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या कर सकते हो? बस पॉइंट्स मेंशन करके रफ फिगर बना सकते हो कि मान लो वो पॉइंट हमारा क्या है?
x कॉमा y है उसके कोऑर्डिनेट, हमें यही फाइंड करना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। ऐसे लिख दोगे 1:2। ऐसे लिखने से क्या होता है, एक तो चेक करने वाले को क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ बच्चा समझ पा रहा है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और दूसरा क्या होता है हमें ये फॉर्मूला लगाने में भी आसानी होती है। तो x का क्या फॉर्मूला था, क्या लिखा हुआ है m, यानी कि ये वाला पार्ट m/n है ना, ये m/n लिख देती हूँ m/n। तो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि x वाला हिस्सा अभी उठाया हमने, तो m का 3 से करेंगे। 3 × m मल्टीप्लाई m3 या 3m में लिखने का बेहतर तरीका 3m है, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, प्लस n की यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 2 × 1 कितना आया, 2 अपॉन में m + n यानी कि 1 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अरे m क्यों लिख दिया मैंने, m का वैल्यू तो 1 था ना, सॉरी। हाँ ठीक है, 3 × m यानी कि 3 × 1, तो ये कितना है 3 + 2 5, 5/3। अब y की वैल्यू निकालेंगे, m की मल्टीप्लाई किस में करोगे, बाई 2 में, यानी कि 1 × 0, तो 0 ही आ गया, प्लस n की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें y वाले में, 2 × 2 यानी कि 4, और अपॉन में m + n यानी कि अगेन 1 + 2 = 3, तो 4/3 आ गया, सिंपल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 5/3, 4/3। बात खत्म, आंसर आ गया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पेपर में अगर आते हैं तो सिर्फ 1 या 2 नंबर में, तो इनको करना बहुत आसान है अगर आप एक बारी फॉर्मूले सब ध्यान में रखें ना तो। और फॉर्मूले ध्यान में रखने के लिए भी एक ट्रिक है, आप क्या करो, एक पिन पेज ले लो रजिस्टर का, उसमें अलग अलग कलर्स के पेन से फॉर्मूले लिखो। जैसे मैंने यहाँ ब्लू और ब्लैक यूज़ किया है, आप पिंक से एक फॉर्मूला लिखो ब्लू से, तो वो विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं और अच्छे से दिखते हैं। तो उसको अलमारी पर चिपका दो आप चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख के, एंड देन कीप ऑन लुकिंग एट देम। हर दिन उसको देखोगे तो दिमाग में बैठते चले जाएंगे। फॉर्मूले कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। यही सेम मैंने पॉइंट्स लिए 1, 2 और 3, 0। ये जो लाइन है एक बार फिर से बना रही हूँ। अब यहाँ पे वो m/n रेशो की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। ये 1 नंबर में अगर आता है, क्या करोगे, x वाले जोड़ दो, 1 + 3, पहला 1 था, इसका पहला 3 था, 1 + 3, अपॉन में क्या लिखो, 2 लिख दो। ठीक है, अब y वाले जोड़ो, 2 और 0, अपॉन में क्या लिखो, 2 लिख दो। ये क्या वैल्यू आ गया x का, और ये क्या वैल्यू आ गया y का, कितना आया 4/2, 2, और ये कितना आ गया 1। तो ये कितना आ गया 2,1 मिड पॉइंट है इसका। तो बेसिकली अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ x वाले जोड़ो, अपॉन में 2 कर दो, y वाले जोड़ो, अपॉन में 2 कर दो, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना। ये मैंने ना ट्राइंगल को शॉर्ट में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि फ़िलहाल तो आप रट ही लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा है और अभी आपके लिए वो वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी एक आप फॉर्मूला सीखोगे आगे चल के, मतलब इजी वे सीखोगे इस फॉर्मूले को ध्यान में रखने की। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, आपको वो फॉर्मूला बस लिख के बता देती हूँ, थोड़ा सा याद करने के तरीके से कि हम कैसे करें। ये काउंटिंग याद रखो, 1 2 3, 1 2 3 क्या है, एक सर्कल में ऐसे 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, इस तरीके से ध्यान में रखो। अब क्या करो, ये देखो, थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखो 1 2 3, ये जगह मुझे लगता है कम है तो यहाँ लिखती हूँ थोड़ा सा, देखो 1 2 3, उसके बाद 2 3 1। पहले क्या हुआ, 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट हो गया, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 1 2। क्या करना है, पहले वाले पे x x x लिखना है। ये देखो क्या किया मैंने, x x x चिपका दिया।
अब क्या करना है, ब्रैकेट में y, ब्रैकेट में y, ब्रैकेट में y क्या कर रही हूँ, y लगा रही हूँ बाकियों के साथ, माइनस y ब्रैकेट बंद, माइनस y ब्रैकेट बंद। मैंने क्या किया है, देखो सब में y चिपका दिया, बाकियों में ये देखो बाकियों में मैंने क्या किया, y चिपका दिया, और y वाले आपस में माइनस है, बाकी सब प्लस। ठीक है, बाकी सब क्या हुए, प्लस, और इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2। बहुत लंबा फॉर्मूला है ये, और बहुत आफत लगती है बच्चों को याद करने में, बट मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ही आप रट सकते हो इसको, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बाहर x ब्रैकेट के अंदर y लिखेंगे और वो माइनस होंगे, ब्रैकेट 1/2। ये हो गया आपका इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। मैं ये भी आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। कैपिटल A स्मॉल r मतलब एरिया का शॉर्ट फॉर्म है, अगर कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना। अब यहाँ पे आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 1 2 0 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं पहला पॉइंट किसको मानूँ, दूसरा किसको मानूँ, तीसरा किसको मानूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ले लिया मैंने। चाहो तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख लो, उससे क्या रहेगा ना, ईजी रहेगा आपको फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 लगाया। ठीक है, अच्छा अब एक समझने वाली बात क्या है, इस ब्रैकेट के साथ में आप यहाँ पे ये भी लगा दीजिए, लंबे लंबे से 2 डंडे। इस बात का क्या मतलब है पता है, मॉड्यूलस। मतलब मॉड्यूलस यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा ना, रुको थोड़ा सा, ये दिख रहा है, ये और ये क्या है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब वो होता है कि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव में आए तो हम उसको पॉजिटिव बना दें। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। आप ऐसे कभी सुना है कि पार्क का एरिया जो है ना -500 मीटर स्क्वायर है, या फिर आपकी कॉपी का एरिया है -350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं होता, प्लस होता है। तो माइनस में आंसर आ सकता है, कोऑर्डिनेट कभी प्लस में होते हैं कभी माइनस में, उसकी वजह से, लेकिन फाइनल में मॉड्यूलस लगाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा एरिया, बात खत्म, बहुत सिंपल। तो 1/2 साथ में ये मॉड, 1/2 के बाहर लगाओ मॉड या बाद में लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। 1/2 पॉजिटिव ऐसे लिखा, मॉड ऑन करके, मतलब मॉड स्टार्ट करके, x1 यानी कि 1 को किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो वो वैसे ही रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, y2 माइनस x1 तो 1 है, ख़त्म हो गया। y2 माइनस y3 करना है, यानी कि 1 y2, ये हुआ 1 माइनस ये रहा 3। 1 माइनस 3 कितना होता है, अभी सॉल्व करते हैं, प्लस अब x2 क्या है जी, 0 है। तो 0 के साथ जो भी गुणा कीजिएगा वो तो 0 ही बन जाएगा, तो बाकी का लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलिए लिख देते हैं, y3 माइनस y1 यानी कि ये 3 माइनस 2 यानी कि 1 है ना। ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये 0 ही आ रहा है, प्लस 0 लिख के ख़त्म करो। प्लस तीसरा क्या है, x3 में, x3 कौन है, x3 ये रहा 2। तो 2 में किसको मल्टीप्लाई करना है, y1 माइनस y2। y1 है 2 और y2 है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ। बहुत आसान था यार ये तो। ब्रैकेट लगाना ज़रूर है, उसके बाद मॉड लगाना है। कितना आया, 1/2, सॉरी हिल रहा है काफ़ी ये तो। 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही आएगा। मॉड के साथ कितना आएगा, अरे -2 प्लस 2 0 कैसे हो सकता है। 1/2 -2 प्लस 1/2 -2 प्लस 0 प्लस 2 कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई किसी ट्राइंगल का एरिया 0 कैसे हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। इसको स्टार बना रही हूँ, अभी 2 मिनट बाद इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी कि किसी ट्राइंगल का एरिया 0 क्यों आता है, और अगर आता है तो उससे हम क्या समझे, क्या मतलब है, किस काम का है ये चीज़ हमारे, है ना। ध्यान में रखना है इस बात को। चलो आगे चलते हैं। ये कर चुके हैं हम, अब हम आ गए स्लोप पे, है ना, स्लोप। ओके देखो,
स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, स्लोप का ही दूसरा नाम है ये ग्रेडियंट। कोई भी लाइन है, मान लो ये लाइन है x1 y1 और x2 y2, ये x1 y1 है, दूसरा है x2 y2। अब इनसे जुड़ने वाली स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब होता है झुकाव। देखो कोई लाइन है, मान लो ये पेन क्या है, एक लाइन है, वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, वो यूं भी हो सकती है। तो लाइन का झुकाव कैसा है? झुकाव किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है ना, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कैसा झुकाव है, यानी कैसा एंगल बन रहा है। हो सकता है 90 एंगल बन जाए, हो सकता है कोई ऐसे छोटू एंगल बन जाए, ऐसे 30, 45, 60, या यूँ बड़ा एंगल भी बन सकता है। तो लाइन कैसी है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है। अब आप कहोगे कि यार एक्स के साथ क्यों, हम तो वाई के साथ भी एंगल देख सकते हैं, ऐसे बढ़ा लो इसको, देख लो वाई के साथ क्या एंगल है। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज़ सेट करनी थी जो सब लोग पढ़ लें, एक ही रूल, तो वो रूल है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। कोई इसमें ख़ास लॉजिक नहीं है कि एक्स ही क्यों लिया, वाई क्यों नहीं लिया। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये बात भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी को हम कह देते हैं स्लोप। ठीक है जी। अब पूरे चैप्टर में सबसे इजी यही चीज़ है, स्लोप निकालना किसी भी लाइन का। क्या करना होता है, अगर आपको उस लाइन पे पढ़ने वाले कोई भी दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 पता है, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखेंगे स्लोप जिसका नाम है m। अक्सर आप देखेंगे चैप्टर्स में, इन बुक्स में स्लोप जो है वो m से दिखाया जाता है। ज़रूरी नहीं है, आप किसी से भी ले सकते हो, पर अक्सर m ही आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, और आप भी यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो m स्लोप जो है वो किसके बराबर आएगा? दो y वाले माइनस कर लो, y1 और y2 इनको माइनस करना है। अब आप सोचेंगे कि y1 में से y2 हटाएं या y2 में से y1 हटाएं, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक चुनेंगे। तो मैं पहले y1 वाला लिख रही हूँ, है ना, y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे, अपॉन में x1 माइनस x2, x वाले माइनस। अब ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर आपने ऊपर पहले 1 वाला लिखा था तो नीचे भी पहले 1 वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर y1 माइनस y2 लिख दिया, इधर x2 माइनस x1 लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, स्लोप बहुत आसान था, ये माइनस ये माइनस, अपॉन लिख दिया, ख़त्म। ऊपर y वाले आते हैं, नीचे x वाले आते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब स्लोप तो निकल जाएगा, लेकिन इससे हमें एक और फ़ायदा भी है, एक और नई चीज़ भी सीखो कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा। अब आप सोचेंगे कि अरे आप थीटा की बात तो बाद में करना, पहले ये बताओ कि इधर वाला एंगल ही क्यों लिया है, ये वाला एंगल भी तो ले सकते हैं, एंगल तो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो देखो मेरे भाई, कोई भी ले सकते हैं, पर बुक्स में जो एक स्टैंडर्ड चूज़ किया हुआ है हमने, वो क्या लिया हुआ है हमने, राइट हैंड साइड वाला, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। देखो ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड है ये हमारी, लेफ़्ट साइड नेगेटिव साइड होती है। तो इस तरफ से बनने वाला जो एंगल होगा थीटा, उसकी हम बात करेंगे। स्लोप और इस थीटा का क्या रिलेशनशिप है, वो ये है tan थीटा। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरा स्लोप समझ गए। tan थीटा स्लोप के बराबर है, स्लोप इसके बराबर है। तो अगर आपको थीटा नहीं गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई tan थीटा इसके बराबर है, वहाँ से आप tan थीटा पता चल गया तो थीटा पता चल गया। और अगर कभी कभार दे रखा है कि थीटा बता दिए कि जो लाइन है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, मान लो ऐसे एक लाइन बता दी जो कि ऐसे जा रही है और वो 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो tan 45 यानी कि 1 इसके बराबर होगा। अब फिर आप पॉइंट्स में रिलेशनशिप बता सकते हो। तो खैर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, एक बार इसको ध्यान में रख लो। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ रही है। 2 पॉइंट्स माइनस करके y वाला ऊपर x वाला नीचे अगर रखते हो तो उससे हमें एक नंबर मिलता है, वो नंबर स्लोप के बराबर होता है। और एक ख़ास बात यह है कि वो जो स्लोप है वो tan ऑफ थीटा के भी बराबर होगा। और थीटा क्या है, इस लाइन का बनने वाला एक्स एक्सिस के साथ एंगल, राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्स के साथ बनने वाला। इसके पीछे भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, पर वो हम फिर कभी करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो फटाफट।
देरी हो रही है, फटाफट देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड -1, 4। 2 पॉइंट्स आपको बता दिए, इनसे जुड़ने वाले स्लोप की हम बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, वाई वाई वाले उठाओ, लाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत सिंपल है। स्लोप m किसके बराबर है, आप ऐसे लिख दीजिए, प्रेजेंटेशन से करना है कि लेट m बी द स्लोप। m किसके बराबर आएगा, काफ़ी आड़ा टेढ़ा हो गया, किसके बराबर आ गया, वाई वाई वाले माइनस करो, पहले कौन सा उठाएंगे, ये या ये, चलिए ये वाला उठा लेते हैं। 4 में से किसको माइनस करना है, -2 को माइनस करना है, अपॉन में अब पहले 4 उठाए थे, यानी ये वाले पॉइंट में से कुछ उठाया था ना, तो अब x वाला भी आपको यहीं से उठाना है, -1 लिखा जाएगा पहले, फिर माइनस साइन, अब इसका x वाला यानी कि 3, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, अपॉन में इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, कितना आ गया जी, 4 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6, अपॉन में -1 -3 कितना होता है, -4। तो ये कितना आ जाएगा, -3/2, माइनस ऊपर ले आए और लोएस्ट फॉर्म में -3/2 कितना आ गया, स्लोप आ गया। यहाँ पे एंगल की बात की नहीं है तो हम भी नहीं करते हैं, अब आगे क्वेश्चंस आएंगे